वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में जारी माशी बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। जैसे जैसे IMF के साथ जो सूरत हाल बन रही है, यानी IMF प्रोग्राम के जो दोबारा जारी होने का जो फ़ैसला है वो उसमें ताख़ीर हो रही है, उसी तरीके से उसका असर जो है डॉलर की कीमत पर हो रहा है, जो आज ओपन मार्केट में तो 214 रुपये पर पहुंच गया, जबकि इंटर बैंक में 210 के करीब हो गया है। IMF के साथ जो भी मुज़ाकरात हुए उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन 84 रुपये पेट्रोल की कीमत में, 119 रुपये डीजल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया, बिजली के बिलों में इजाफ़ा कर दिया, गैस के बिल में इजाफ़ा हो रहा है। साथ ही साथ जो बजट भी बनाया गया वो इसी तौर बनाया गया कि IMF जो है वो किसी तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है जो फंस गया था इस हुकूमत के आने से पहले वो रिज्यूम हो सके। बहुत सी चीज़ें कही जा रही हैं कि क्यों रिज्यूम नहीं हो रहा, क्यों, तो उसमें कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं वो ये है कि जो इनकम टैक्स के अंदर छूट दी गई है इस बजट में, उसके ऊपर IMF के एतराज़ात हैं, जिसको हुकूमत कम अज़ कम ये डिनाई करती है या ये कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा। एक बार फिर आज जो वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने कहा है कि 1 से 1.5 दिन के अंदर IMF जो है उसका प्रोग्राम दोबारा से शुरू हो रहा है। देखते हैं होता है या नहीं, क्योंकि 48 घंटे और 24 घंटे और हर आने वाला घंटा जितना भी अहम है वो वक्त गुजरता जा रहा है। चीन से जो हमारे पैसे आने थे 2.4 अरब डॉलर, सारे सब कुछ जो है वो IMF से ही जुड़ा हुआ है। वो तो हुकूमत कह रही थी कि उसका IMF से नहीं है, चीन वाले नहीं, हुकूमत भले जो मर्जी कहती है, लेकिन बाकी है कि चीन तो नहीं कह रहा ना, हुकूमत कह रही है, या सऊदी अरब तो नहीं कह रहा ना, हुकूमत कह रही है। उधर से आने चाहिए असल में, तो बात वो अभी तक नहीं है, ये खामोश है वो लोग। आपने इसकी बात की, इकनॉमिक सूरत हाल की। आज मैं पहली दफ़ा अखबार पढ़ रहा था तो किसी ने ऐसे इंडिकेट किया कि यार ये जो फिसलन जिस पे हम हैं, ये तो रोड श्रीलंका की तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी ज़ाहिर है वो नौबत नहीं आई है। इस वक्त भी हमारे पास $15 बिलियन का ज़र मुबादला मौजूद है, निजी बैंकों को मिला के और स्टेट बैंक का $9 अरब मिला के वो मौजूद है। इसके अलावा आपको मालूम है कि IMF में सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो है अमेरिका। ज़ाहिर है जो शेयर होल्डर सबसे बड़ा होता है उसकी बात भी चलती है। तो इसीलिए ख़बर जो शाया हुई है वो ये है कि जो हमारी इक़्तिसादी टीम है, जिसमें कि मिफ्ता इस्माइल और जो वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस भी शामिल थी उस टीम में, उन्होंने पाकिस्तान में जो अमरीकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की है। अब ज़ाहिर है कि हमें तो नहीं पता उस मुलाकात में क्या बातें डिस्कस हुई होंगी, लेकिन गुमान ये है कि उन्होंने कहा होगा कि भाई जी आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। अच्छा, माजी में भी अमेरिका उसको बतौर टूल इनडायरेक्टली, ज़ाहिर है उसमें वो तो नहीं होता, इस्तेमाल करता रहा है कि किसकी गर्दन पे कितना प्रेशर रखना है। तो ऐसा करें कि हम पे पहले ही बड़ा स्टिकर लगा हुआ है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और आपने आई है, और अगर ऐसा है कुछ तो मदद करें ना आप हमारी। लेकिन अमेरिका क्यों करेगा? नहीं, लेकिन मसला ये कि सूरत हाल में करेगा या नहीं करेगा वो एक अलग डिबेट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेस्परेशन की सूरत हाल ये है कि अब जैसे फैटफ का तो हर आदमी ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया था, जी ये हमारी वजह से, हमारी वजह से, हमारी वजह से। यहाँ क्रंच इतना बड़ा है, अब ये किसी की वजह से हो, इमरान हुकूमत की वजह से हो या मौजूदा हुकूमत की, क्रंच इतना ज़्यादा है कि नौबत अब यहाँ तक आ गई है कि हमारे मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाना है, उनका डिप्टी और बाकी जो है फ़ाइनेंस से मुताल्लिक़ आला तरीन हुक्काम वो वफ़द बना के अमेरिकन एम्बेसडर से मिल रहे हैं कि IMF को थोड़ा सा समझाएं कि हमें मोहलत दे दें। बहरहाल इस वक्त जो बुनियादी वजह बताई जा रही है कि जी डॉलर ने पिछले फ्री फॉल जो हो रहा है पिछले 48 घंटों में, उसमें यह भी है कि जो निजी बैंक हैं उनके पास डॉलर अब बहुत कम है, और शायद स्टेट बैंक भी उन पे डिपेंड कर रहा है जो नेसेसरी पेमेंट्स हैं उनके लिए।
इसीलिए स्टेट बैंक ने अब से कुछ देर पहले जो है ये चीज़ एक डायरेक्टिव इशू किया जिसके तहत जो स्टेट बैंक के पास कमर्शियल बैंक्स के रिज़र्व होते हैं 10% जो कि 590 मिलियन बनते हैं डॉलर्स, उसको भी कह दिया है कि वो बैंक्स वापस ले जा करके उन ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज में क्या उथल पुथल हो रही है उनकी दाई मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र पराज जो जनरल सेक्रेटरी हैं मनी एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। ये जो सूरत हाल हो रही है आपके नुक्ता नज़र से क्यों हो रही है? फ्री फॉल चल रहा है, 27 से 29 रुपए तक गिर चुका है गुज़िश्ता 1.5 महीने में डॉलर, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि रुकने का नाम नहीं लेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बात यह है कि वाकई ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, और हमको आज से कोई जब ये डॉलर का रेट 190-95 रुपए था तो हमको बहुत उम्मीद थी कि IMF से हमको पैसे मिल जाएंगे, जो कि नहीं मिले, और दोस्त ममालिक से भी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने हमारी एक बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं दिया और उन्होंने इसको अपनी इमदाद को टैग कर दिया IMF के साथ कि वहाँ से मिलेंगे तो हम आपको देंगे। तो एक तो ये सूरत हाल बनी, ऊपर से जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट की गई बेदरेग पिछली हुकूमत में, वो बेदरेग की गई और वो एक वजह बनी। फिर इसके साथ साथ हमारी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म साहब से और उनके तमाम माशी टीम जो है जी, तो मैंने उनको तजवीज़ दी थी कि एक तो आप ये जो एसेंशियल आइटम्स के अलावा जो बाकी है वो इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाएं। उनको हमने कुछ तजवीज़ दी थी जिसमें उन्होंने मानी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये तजवीज़ दी थी कि आप इम्पोर्ट को एक्सपोर्ट के साथ टैग कर दें, जितनी एक्सपोर्ट उतनी इम्पोर्ट, और एक तजवीज़ ये दी थी कि जितनी इनकम उतना एक्सपेंडिचर, इसको भी टैग कर दें, क्योंकि इस वक्त मुल्क के माशी इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी तब बात बनेगी, तब तो ये फ्री फॉल रुक सकता है। उसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पैसे आते हैं उनको कोई इंसेंटिव या रिबेट नहीं दिया जाता, उनकी जगह बैंक्स को मनी ट्रांसफ़र कंपनीज को दिया जाता है जो उनको उनका हक नहीं है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप 5 रुपया पर डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी को दें, क्योंकि जो बाहर बैठा हुआ हुंडी हवाले वाला है उसको वो कम्पीट कर सके और उनको अट्रैक्शन हो कि और जो पैसा हमारा सिस्टम में नहीं आ रहा वो सिस्टम में आ जाए, बैंकिंग चैनल में आ जाए। एक तजवीज़ ये दी थी कि आप एक्सचेंज कंपनीज को भी 5 रुपया पर डॉलर दें, ताकि जो यहाँ पे स्मगलिंग होती है उनको हम कम्पीट कर सकें और वो पैसा हम इंटरबैंक में सेल कर सकें, क्योंकि इस वक्त एक्सचेंज कंपनीज अपनी तमाम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 99% इंटरबैंक में दे रहे हैं, ओपन मार्केट में इसकी कोई डिमांड नहीं है। सही। अच्छा, हाँ जी। और सर गुजारिश ये है कि इसके साथ साथ जो बैंकों से कर्जे लिए गए, पिछली हुकूमत ने 55 बिलियन डॉलर लिया जो सारे कर्जे का 80% है, या जो अब लिया जाएगा, वो मैं ये समझता हूँ किसी हुकूमत किसी अवाम पे या मुल्क पे नहीं लगता, वो तो जो आपकी इशराफिया है उस पे लगता है, या जो अशराफिया की सब्सिडीज़ हैं उन पे लगता है, पार्लियामेंटेरियंस पे लगता है, और उनके सवाबदीदी फंड पे लगता है। तो उसको भी हमको एड्रेस करने की ज़रूरत है, सिवाय इसके कि हम विंडो ड्रेसिंग करें, 100 लीटर पेट्रोल कम कर दें, 200 लीटर कम कर दें, उससे हम साल का क्या 200-300 मिलियन डॉलर कॉस्मेटिक मेजर होंगे। अच्छा, मैं आपसे सीधा एक, चूँकि आप फॉरेन एक्सचेंज की दुनिया में हैं, थिक एंड थिन में, मैं आपसे एक सीधा झटका सवाल करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं कि IMF से पैसे आ जाते हैं, चाइना भी अपनी जेब ढीली कर देता है, गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो भी कहते हैं जी हमसे आप ले लें, तेल भी ले लें और बैंक में पैसे भी रखवा देते हैं, और उसके नतीजे में डॉलर लामहला नीचे आएगा और रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। फ़र्ज़ करें कि कल ये काम हो जाता है, जबकि डॉलर की जो कीमत है 210 से 214 के दरमियान इस वक्त मौजूद है यहाँ पे, तो ये सारे चैनल खुलने की खबर के बावजूद डॉलर मैक्सिमम कहाँ तक नीचे आ सकता है? 200 पे टिकेगा,
190 पे टिकेगा, 95 पे टिकेगा, जो रियलिस्टिक प्राइस इसकी होगी सारे चैनल्स बहाल होने के बावजूद, वो कहाँ पे आएगी? देखिए जनाब, बात यह है, ये जो फिलवक्त अगर हमको ये तमाम पैसे मिल गए तो मेरा ख्याल ये है कि हमें 8 से 10 रुपया डॉलर नीचे आ जाएगा। और जहाँ तक आपने बात की रियलिस्टिक प्राइस की, तो इन हालात में मेरे तज्जिए के मुताबिक 190 से और 92 रुपए से ऊपर डॉलर नहीं होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में अगर हम अपने फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स देखें तो हमारा डॉलर का रेट 160-65 से बढ़ती किसी सूरत नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा उसकी सपोर्ट में कि जो हमारी इंपोर्ट है और जो हमारी एक्सपोर्ट है और जो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंस है वो मुनासिब है। सिवाय इसके कि जो पिछले साल हमने बेतहाशा इंपोर्ट कर ली, गाड़ियाँ मंगा ली 15,000-14,000 तैयार, या मोबाइल्स मंगा लिए $2 बिलियन के, क्योंकि अब जो हम अपनी हम जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, कि जो बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि हमने अपने टारगेट्स पूरे किए हैं, तो वो टारगेट पूरी होने की वजह यही है कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा की और उसकी वजह से हमारी रेवेन्यू बढ़े, हमारे उन पर टैक्सेस लिए। और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने खित्ते में देखें तो इस वक्त कमज़ोर तरीन करेंसी हमारी है। अफ़गानिस्तान की करेंसी 88 से 90 अफगानी है एक डॉलर में, इंडिया में 70 से 75 रुपए इंडियन है, बांग्लादेश 85 से 90 है। तो हमारी करेंसी की वैल्यू 210 या 220 नहीं बनती, हमारी 160-65 रुपए से ऊपर किसी तौर पे नहीं बनती। अच्छा, और जिस तरह जी जफर साहब, एक चीज़ ये भी पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो अंदाज़ा है कि 3 से 4 अरब डॉलर आ जाएंगे अगर IMF मान जाता है, और वो हमने अगले महीने जो है अगले 2 माह में 5 अरब डॉलर जो हैं वो हमने वापस करने हैं कर्ज़ों और सूद की मद में। तो ये तो मसला रहेगा, जो आएगा वो बराबर हो जाएगा, जो आएगा बराबर हो जाएगा। 1 महीने 2 महीने के लिए स्टेबिलिटी आएगी, फिर यही चीज़ शुरू हो जाएगी। जदी साहब आपने बिल्कुल बचा कहा। देखिए ये 2-3 महीने से ज़्यादा हमको ऑक्सीजन नहीं फराहम कर पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने $40 बिलियन वापस करना है जी। ये जो जुलाई से शुरू हो रहा है, ठीक है। और जो ये हमको जो पैसे मिलने हैं $950 मिलियन IMF से मिलने हैं, बाकी चाइना और जो सऊदी अरब से मिलने हैं वो हमको डिपॉजिट मिलना है जी। वो लोन लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, जी। वर्ल्ड बैंक और इस्लामिक बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 500-500 मिलियन वहाँ से भी आएगा जी। ठीक है, वो तो ऊँट के मुँह में जीरा होगा। हम एक वक्फा ले लेते, वक्फे के बाद आपके पास वापस आते हैं। वेलकम बैक। ज़फ़र पराचा साहब, आप ये कंप्लीट कर लीजिए कि ये जो हमें एक ब्रीदर मिलेगा ये कितना देर पा होगा? देखिए जनाब, ये मैं समझता हूँ ये 2 से 3 माह निकलेंगे इसके, और फिर दोबारा प्रेशर आना शुरू हो जाएगा हमारे रुपये के ऊपर, क्योंकि जो आपने बात की फ्री फॉल की रुपए की, तो हमारा पहले ख्याल ये था कि शायद हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है और उसकी तवज्जो दूसरी तरफ लगी हुई है। लेकिन अब वाज़े तौर पे हमें ये महसूस हो रहा है कि ये कोई IMF की दीगर शराइत के साथ कोई शर्त है कि आप अपने रुपए को मज़ीद डिवैल्यू करें, और इसी वजह से ये फ्री फॉल जा रहा है। क्योंकि मैंने ये तजवीज़ दी थी कि आप रुपए को इस वक्त 190 रुपए के ऊपर फिक्स कर दें, क्योंकि अगर इसके जो इंटरबैंक के अंदर जो ख़रीदार हैं या फ़रोख्त करने वाले हैं वो मखसूस और थोड़े लोग होते हैं, सिर्फ एक्सपोर्टर्स होते हैं बेचने वाले जी, और उसके साथ साथ ख़रीदार इम्पोर्टर होता है। तो जब हम उनसे 190 में ख़रीदेंगे बैंक्स और 191 या 92 में बेचेंगे, तो हम इसको रुपए को अपने गिरने से रोक सकते हैं। और ये कोई इतनी बहुत ज़्यादा अकल की बात नहीं है, ये तो आम अकल की बात है। तो लेकिन इसके पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसकी वजह ये लगती है कि ये एक अंडरस्टूड बात है कि हमको अपने रुपए को मज़ीद वैल्यू करना है एज पर IMF कंडीशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, बड़ी तफसील से आपने बताया।
अब और इसी से रिलेटेड जो है वो एक और इशू भी है, वो है नैब का ऑर्डिनेंस का। सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबी इस्लाहात का बिल और नैब जो था का कानून में तरमीम वो 2 दफ़ा मुस्तरद कर दी, और उनकी रिजर्वेशंस थी। उसके बावजूद चूँकि आइन में है कि फिर 10 रोज़ के अंदर 15 पहले 14 रोज़ फिर 10 रोज़ के बाद वो बहरहाल कानून बन के अब नाफिज हो चुका है तरमीमी बिल। अच्छा, उन्होंने एक लंबा सा फर्रा भी लिखा था कि जी ये जो आपने तरमीम की हैं ये इससे करप्शन कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी, और मुख्तलिफ जो तबक़ात हैं करप्ट तबक़ात उन्हीं को फ़ायदा होगा, इसीलिए ये सब किया गया है ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक। वो तो खैर होता ही है। अच्छा, एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हाजिर ना होने से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया है, और 213 मिलियन रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम था इस केस में इन्हें। तो ये जो हुआ है, नैब के कानून में तरमीम हुई है, उसके तहत मैं रिपीटेशन कर देता हूँ नाजरीन के लिए कि जो तरमीम है उसमें 2-3 मोटी मोटी तरमीम ये हैं कि वफाकी और सूबाई और मकामी टैक्स मामलात और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के मामलात नैब के दायरा कार से निकाल दिए गए हैं। इस बाबत नैब के तमाम छानबीन, तहकीक, मुकदमाती और समाती इख्तियारात मुतल्लिक़ा जो इदारे हैं छानबीन के और अदालतें हैं उनको मुंतकिल कर दिया गया है। तरमीम के तहत एहतसाब अदालतों को 1 बरस के अंदर मुकदमे का फ़ैसला करना होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुई है वो ये है कि गिरफ़्तारी से कबल नैब को इल्ज़ामात साबित करने होंगे कि जिसको गिरफ़्तार किया जा रहा है या फिर उस शख्स को जिसने कि नैब से कहा है कि इस शख्स को पकड़ा जाए फ़लाँ फ़लाँ चीज़ में। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुलज़िम की गर्दन से हट गया है, और ये तब्दीलियाँ जो हैं नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो लाई गई हैं ये पिछली तारीख से लागू होंगी। इसका मतलब ये है बाज़ लोगों के नज़दीक के 90% जो मुलज़िम हैं या जो ज़ेर समाअत मुकदमे हैं उनका फ़ंद एलमा हो जाएगा। असद रहीम साहब बहुत मारूफ कानूनदान हैं। असद रहीम साहब, इन्होंने इतना लंबा ख़त लिखा है सदर ममलिकत ने कि किस बुनियाद पे उन्होंने साइन नहीं किए, आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? जी बहुत शुक्रिया मुसर साहब। जो सदर साहब ने जो कुछ लिखा है वो उनकी स्वादीद है, लेकिन याद रहे कि आर्टिकल 75 भी उतना ही वाज़ेह है कि जब बिल को वापस कर दिया जाता है सदर पाकिस्तान की जानिब से और दूसरी बार मंजूर किया जाता है पार्लियामान की जानिब से, तो फिर 10 दिन ऐलान के बाद वो जो कानून है वो लागू हो जाता है। जी। तो सदर पाकिस्तान ने जो बात की वो एक हद तक ठीक है। आप नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो एक ज़माने में बहुत कड़ा और सख्त और ड्रकोनियन कानून के ज़रिए एसेट्स बियॉन्ड मीन जैसे जुराइम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता था, आप अब एक इंतहा पे दूसरी इंतहा पर पहुँच गए हैं। आपने उसको बिल्कुल ही बेयारो मददगार कर दिया है, एसेट के मतलब को महदूद कर दिया है, तमाम चीज़ों को मलिकियत पर प्रेमिस कर दिए हैं, और जैसे आपने अभी कहा अपने इब्तिदाइये में बर्डन ऑफ प्रूफ को भी मुंतकिल आपने कर दिया। तो अब टू अ ग्रेट एक्सटेंट जो आपने एक तरह का एक एनवायरनमेंट बना दिया है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की, वो मरकज़ी हैसियत नहीं होगी जो कि पहले हुआ करती थी। तो अशराफिया का यानी अब जो है उनका एहतसाब वो कैसे होगा? 1999 की सतह पे पहुंच गया। जी बिल्कुल वहाँ पहुँच गए हैं। और देखें बात यह है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जो भी इश्यूज थे और बेतहाशा ड्रकोनियन थी, मकबूल बाकर साहब का फैसला भी है इन्हीं नुकात पे, लेकिन जो आपने जिक्र किया अशराफिया का, सियासी अशराफिया का, ब्यूरोक्रेट्स का, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो इस दायरे में रिटायर्ड जनरल भी आया करते थे, तो अब आपने वो जो खौफ है वो खत्म कर दिया है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमारी ये एलीट है उनको ना तो FIA से खौफ है ना ACE से खौफ है, और हमने पिछले 2-4 साल में देखा कि एक मखसूस तबका किस तरह तमाम तफ्तीश करने वाले इदारे, चाहे वो SPR हो, SCP हो, वाइट कॉलर क्राइम्स की तफ्तीश करने वाले जो अदारे हैं उन पर भी किस तरह उनको कैप्चर कर लेते हैं। तो ये कोई तामीरी कदम नहीं था, इस्लाहात की अशद जरूरत थी। वो जो कानून था बहुत ड्रकोनियन था, ये मतलब नहीं कि आप उसकी बुनियाद ही दांत ही निकाल दें उसके। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ मैं एक बयान ताज़ा तरीन जो वज़ीर इक़्तिसादी मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, उन्होंने कहा है कि
करप्शन तरक्की की राह में रुकावट तो है, लेकिन बुनियादी रुकावट नहीं है। बुनियादी जो रुकावट है वो सियासी अदम इस्तेकाम और पॉलिसियों में तसलसल ना होना है। उन्होंने मिसाल दी कि बांग्लादेश में और इंडिया में भी करप्शन का तकरीबन वही लेवल है जो हमारे यहाँ है, उसके बावजूद वो इक़्तिसादी तरक्की कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ असल बीमारी जो है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। तो करप्शन आता है, लेकिन बुनियादी मसला ये नहीं कि करप्शन के पीछे ही लग लिया जाए और बाकी चीज़ें छोड़ दी जाएं। डू यू एग्री? फिर मेरे ख्याल से ये वाहिद मुल्क है दुनिया में जो कि करप्शन को और मनसूबा बंदी को कहता है कि जी ये दोनों चीज़ें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ही नहीं, और अगर आपको एक करना है तो दूसरा भी आपको करना ही होगा। दुनिया भर में करप्शन को एक नासूर तस्वर किया जाता है, उसको मनसूबा बंदी के साथ उसका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं जोड़ा जाता। जहां आपको मिलता है उसको रोकना होता है। और जिन मीशतों का हवाला दिया उसमें भी सर उनकी भी आप अगर ट्रजेक्टरी देखें, चाहे वो जनूबी कोरिया हो, और नवाज ली के लीडरान बड़े शौकीन है जनूबी कोरिया का हवाला देना, और ये जो आपके दीगर ममालिक हैं, चीन है, उसमें आपकी एंटी करप्शन ड्राइव डेवलपमेंट के शाना बशाना चलती थी। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आपने बिल्कुल ही खुली छूट दे दी और कहा कि जी व्हाइट कॉलर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो बाकी तमाम आपके ऑफेंसेस हैं इनको हम बिल्कुल ओपन फील्ड देंगे, और अगले दिन वो सुपर पावर बन गए। तो मैं समझता हूँ कि जब आप इन दो चीजों को बार बार इस तरह जोड़ते हैं, ये एक बहुत ही मखसूस सियासी बयानिए को आगे बढ़ाने के अलावा कोई खास मकसद अदा नहीं करता। वाह, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया असद हमसे बात करने का। यहाँ एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद वापस आते हैं। ज़िला थरपारकर के इलाके छाछरों में एक हामला खातून की जचकी का गलत ऑपरेशन हुआ, और उसमें जो है जो बच्चे का धड़ है वो तो बाहर निकल आया, मगर सर फंस गया था। उसके बाद जो वहाँ ना तजर्बेकार अमला था उसने बच्चे का सर काट दिया, जो कि अंदर ही रह गया, और धड़ जो है वो बाहर आ गया। बाहर नहीं आया था, नहीं, धड़ बाहर आ गया। धड़ जो है फिर वहाँ बाद में हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में जाके निकाला गया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये ना होता तो खातून जो है वो मर जाती। बहरहाल वो खातून की हालत सीरियस थी, उन्हें लेकर के इवेंचुअली फिर हैदराबाद आए, और वहाँ से फिर धड़ निकाला गया और फिर इवेंचुअली सर भी निकाला गया। तो सारी सूरत हाल पर कहा यह जा रहा है कि जहाँ ये जिस देही तिब्बी मरकज़ में हुआ, वहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो छुट्टियों पे थी, और वो अब ये आ गया है कि वो बीमार थी और वो वहाँ मौजूद नहीं थी। बहरहाल जो भी अमला था उसने जिस तरह से ट्रीट किया उस रूरल हेल्थ सेंटर में। अच्छा, नहीं, तो पहले ये खबर आई थी कि रूरल हेल्थ सेंटर में ये वाक़या हुआ है, उसके बाद करेक्शन आई कि वहाँ एक खैराती मिशनरी हॉस्पिटल है लव एंड ट्रस्ट के नाम से, तो उस ये वाक़या हुआ है, और जिस खातून ने जो डॉक्टर थी उसने ये काम अंजाम दिया, वो एक तो नातजर्बेकार थी, दूसरे उसे गायनी के कोई तजर्बा नहीं था, तो उसने और उसकी साथी ने मिलकर ये काम करने की कोशिश की है। तो इसकी ज़ाहिर है कि छानबीन की अहकाम दिए गए हैं मुख्तलिफ सतह पे, और शायद मुकदमा पर्चा वर्चा भी काटने की तो हमारे साथ मौजूद हैं वक़ार भट्टी, द न्यूज़ के हेल्थ करेस्पॉन्डेंट हैं। आपने भी जब ये वाक़या रिपोर्ट किया तो सारी जो तस्वीर थी वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गोरी थी, और वो तो कहीं शाया भी नहीं हो सकती। लेकिन ये जो हुआ सारा सिलसिला, ये इस तरह का जो गैर तजर्बेकार अमला होता है, क्या देही जो मराकज़ हैं या छोटे जो मतलब इस तरह के हादसा अनहोने हैं या होते रहते हैं, इससे मिलते जुलते या कम संगीन हादसा इस तरह के? बहुत शुक्रिया फुसर साहब और जैदी साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा फैक्ट्स आपको यहाँ पे क्योंकि ये वाक़या छाछरों में हुआ, तो इसकी मुख्तलिफ वो आ रही थी, डिटेल्स आ रही थी। जब मैंने टीवी के लिए रिपोर्ट किया था तो उस वक्त ये था कि एक बच्चा है जिसका ये मामला था। फिर जब रात तक मुझे पता चला कि ये ट्विंस थे। आज इन्होंने फैक्ट्स को दोबारा उन्होंने चेंज करके मुझे बताया है। अभी इंक्वायरी चल रही है। देखें, ये एक 35 साल हिंदू खातून है, भील कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है। ये छाछरों के एक गांव की रहने वाली हैं। अच्छा, ये अपने शौहर की दूसरी वाइफ हैं। इस खातून के इससे पहले 4 या 5 बच्चे मर चुके हैं,
अबॉर्ट हो चुके हैं या कि मर नहीं, चुके? वो पैदा हुए दौरान ज़चगी या पैदा होने के बाद मर गए। तो ये इस खातून का 5वां या 6ठा बच्चा था। इस पे अभी मज़ीद तफसीलात आ रही हैं, लेकिन इसका कोई बच्चा ज़िंदा नहीं है। इस खातून का ये जब डिलीवरी के लिए इस खातून को लव एंड ट्रस्ट हॉस्पिटल लेके जाया गया। पहले हमें बताया गया रूरल हेल्थ सेंटर छाछरो, लेकिन बाद में हमें बताया गया कि वहाँ पे ले गए लव एंड ट्रस्ट। उसका डिस्चार्ज कार्ड भी मेरे पास मौजूद है, वहाँ की डिटेल्स हैं। ये जब वहाँ पे ले जाया गया तो अभी जो मुझे आज इब्तदाई मालूमात मिली है इंक्वायरी की, उसमें यह था कि इस खातून का धड़ ये कहलाता है ब्रीच डिलीवरी कहलाती है, जिसमें जो हेड होता है वो नहीं बल्कि जो उसके बटक्स और लेग्स हैं वो पहले बाहर आते हैं। तो इब्तदाई जो अभी तक बताया गया कि इस खातून का घर में डिलीवरी हो रही थी, ये धड़ इसका बाहर आ चुका था, हेड जो है वो स्टक हो गया था। उस वक्त जो है फैमिली बकौल ये इन्वेस्टिगेटर्स के जो अभी तक तहकीक चल रही है, इस खातून को लव एंड ट्रस्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर जो डॉक्टर साहिबा थी वो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी और उनके साथ जो नर्स थी, तो ये दोनों अनट्रेंड थी, उनको अंदाज़ा नहीं था कि क्या करना है। उन्होंने उसका धड़ जो है वो गर्दन से काट दिया, सर अंदर ही रह गया। उसके बाद उन्होंने इसको रेफ़र किया सिविल हॉस्पिटल मिट्टी में। सिविल हॉस्पिटल मिट्टी में अच्छा, ये जो डिस्चार्ज कार्ड है इसके मुताबिक इसके 2 बच्चे थे, ट्विंस थे। और मेरी गायनेकोलॉजिस्ट से बात हुई है, उनका कहना ये है कि अगर एक बच्चा इस तरह वो हो भी गया था तो दूसरे को बचाया जा सकता था। बहरहाल 1 है या 2 हैं, ये तो अब तहकीकात चल रही हैं। इसको सिविल हॉस्पिटल मिट्टी लाया गया। यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि इसका वो जो बच्चे का सर है वो निकाल लिया जाता और जो बाकी जो भी रेमिनेंट्स हैं वो उसको निकाल लिया। अगर दूसरा बच्चा था तो उसको डिलीवर कराया जाता। लेकिन वहाँ पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस की गई सिविल अस्पताल मिट्टी में। वहाँ से इस खातून को उस पेन में हैदराबाद भेजा गया। अब वहाँ से वो रास्ता जो है 3 से 4 घंटे का है, वो वहाँ गई। पहले वो वहाँ पे वो बेचारी अजियत में रही, फिर ये सिविल हॉस्पिटल मिट्टी में 1-1.5 घंटा रही। उसके बाद फिर ये इसको हैदराबाद भेजा गया। हैदराबाद में जाके फिर वो हेड जो है रिट्रीव किया गया और दूसरा बच्चा है या नहीं है अभी वो उस पर मैं काम कर रहा हूँ और दीगर लोग भी और तहकीकात चल रही हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जिसमें ये वाक़या पेश आया है। सबसे बुरी बात यह है कि जो सिविल हॉस्पिटल मिट्टी है जिसके मतलब जो है वो बहुत बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, उसमें ये जो है ये इस औरत को वहाँ पे बजाय ट्रीटमेंट के उसके साथ जो भी प्रोसीजर होना था हैदराबाद क्यों भेजा गया। वो हॉस्पिटल जो है वो करोड़ों रुपए उसको दिए जाते हैं सालाना और उसको बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को बताया गया, मीडिया को बताया जाता है, लेकिन जो आज ये जो 16 तारीख का वाक़या है इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है। मिट्टी में गायनेकोलॉजिस्ट है मिट्टी हॉस्पिटल में। देखिए मिट्टी के उस हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, वहाँ पे पीडियाट्रिशियन भी हैं, लेकिन उसके साथ मैं दीगर ये बताऊँ कि पूरे सिंध में बशमूल उस हॉस्पिटल के थर के बच्चों को आप सुनते रहते हैं, पूरे सिंध के किसी सरकारी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक वेंटिलेटर नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई बच्चा डिलीवर हो भी जाए और जैसे आर्टिफिशियल वेंटिलेटर में इंक्यूबेटर्स तो मौजूद है लेकिन वेंटिलेटर पूरे सिंध में किसी पब्लिक हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। तो उन्हें जो है अल्टीमेटली कराची लाया जाता है। ये एक बरसबील तस्करा ये बात आ गई थी सामने। तो ये जो डॉक्टर हैं जिन्होंने उन्हें ट्रीट किया फिर वो किस चीज़ की डॉक्टर, जनरल फिजिशियन थी, क्या था? देखें ये एक मिशनरी और ट्रस्ट हॉस्पिटल है जिसका हर साल इनका MOU साइन होता है सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। मुझे बताया गया है कि वहाँ पे गायनी की सहूलियात मौजूद थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ दिस बर्थ जब ये वाक़या हुआ है तो उस वक्त गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं थी। एक लेडी डॉक्टर मौजूद थी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी, जो कि सर्जरी नहीं कर सकती। देखिए इस तरह की जो सर्जरी होती है, जो ब्रीच बेबीज़ होते हैं या ट्विन्स होते हैं, तो मुझे जो गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि इनको शुरू में कह दिया जाता है कि ये सीज़ेरियन सेक्शन के ज़रिए ये डिलीवर कराया जाएगा। लेकिन अगर वो जिस कंडीशन में वो खातून आई थी उस वक्त भी उसकी सर्जरी होनी चाहिए थी, स्मॉल इंसिजन दिया जाना चाहिए था या ये सी सेक्शन होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए जो अभी तक वो करके और उसके बाद मिट्टी में भेजा और उसके बाद फिर देखें ये सूरत हाल ये है कि हम सिंध की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो सूरत हाल है, एक तरफ हमें बुलंद बांग दावे मिलते हैं कि हमने
अभी सीएम साहब ने अनाउंस किया कि गंबट में हम मेडिकल सिटी बना रहे हैं और वहाँ पे मेडिकल टूरिज्म होगा। और दूसरी तरफ ये है कि इस तरह के बच्चे इस तरह जो है आपके शहरों में और गांव में पैदा हो रहे हैं, जो कि मतलब इस तरह तो ज़माने कदीम में भी ये लेकिन इसमें जो आप कह रहे हो कि उनके पहले भी मुर्दा बच्चे पैदा होते रहे हैं, तो क्या ये पता लगा कि बच्चा दौरान ज़चगी को मरा है या उससे पहले ही मरा हुआ था? कुछ आपको उस बारे में इल्म हुआ? नहीं, देखिए इसके ऊपर तो आज ये डीजी साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये आज ये लव एंड ट्रस्ट हॉस्पिटल में गए, उसके अलावा ये मिठी हॉस्पिटल गए। अच्छा, फैमिली चूँकि वहाँ पे मौजूद नहीं है, वो खातून जो है उस वक्त लम्स हैदराबाद में मौजूद हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं फादर और मदर वो भी वहाँ मौजूद है। तो इनकी आज इंक्वायरी कमेटी की उस खातून से और उसके वालिदैन से बातचीत नहीं हुई। ये जो दावे आए हैं ये अभी तक सिर्फ लव एंड ट्रस्ट वालों के और मिठी हॉस्पिटल के आए हैं। तो उससे यही पता चला है कि उनका कहना यह था कि बच्चा जब ये खातून आई तो उस वक्त वो डिलीवरी इस स्टेज में थी कि धड़ बाहर आ चुका था, हेड स्टक था और उन्हें जो है वो अल्टीमेटली ये स्टेप लेना पड़ा। अच्छा, आपने अभी एक बात की थी कि एक तरफ तो गंबट की मिसाल ली कि वहाँ मेडिकल सिटी बनाने का इनका मंसूबा है, दूसरी तरफ ये इस तरह की बेसिक चीज़ें भी तितर बितर हैं। ये है अनइवन तरक्की कि कहीं पे सब कुछ दे दिया और कहीं पे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ये आम बात है। अब जैसे गंबट का वो जो जिगर का हॉस्पिटल है, बिलाशुबा एक मिसाली मंसूबा है कि वहाँ फ्री लाखों रुपए का इलाज मुफ्त में होता है, लेकिन जो इर्द गिर्द पानी की क्वालिटी है, अगर उस पर अरबों की बजाय सिर्फ करोड़ों रुपए लगा दें तो आधा मसला तो उस पानी की क्वालिटी से हल हो सकता है। तो उस पर नहीं जाती तवज्जो, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो है बना के और वो कर दिया जाता है। जी खान साहब, ये जो आपने गंबट और लिवर ट्रांसप्लांट की बात की ना, ये भी मैं चाहता था कि इसको सामने लाऊं। परसों मैंने रिपोर्ट किया, सिंध हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है कि सिंध में हेपेटाइटिस सी की जो शरह है वो 5 से 6.1% तक चली पिछले 14 साल में 2008 से लेकर। आप हेपेटाइटिस सी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कैंसर होता है, जिसकी वजह से लिवर सिरोसिस होता है, और जो कि बहुत आसानी से हो सकता है। मिस्र ने कंप्लीट कर लिया है, वो अब ख़त्म करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस सी को। आप जो है वो अरबों रुपए के इस तरह के मंसूबे शुरू करते हैं जिनमें चंद 100 लोगों का इलाज होगा। कराची का जो पानी है, मैं सिर्फ कराची का आपको बता दूं, 95% पानी जो है उसमें वो आलूदा पानी है जिसके अंदर इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो कि गटर के पानी में होते हैं ये पाए जाते हैं। तो आप साफ पानी नहीं दे रहे, आप प्रिवेंशन प्रोग्राम नहीं चला रहे। आप ये एक और चीज़ मैं जो थरपारकर के हवाले से मैं आपको बता दूं, 2020 में थरपारकर में 79 लोगों ने खुदकुशी की थी, जो कि पूरे सिंध में इतने लोगों ने खुदकुशी नहीं की थी 2020 में। 2021 में 115 लोगों ने खुदकुशी की है सिर्फ थरपारकर में, जो कि पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा है। और उसमें 99 जो थे वो हिंदू और ये भील और कोली कम्युनिटी के लोग थे। उनके साथ जो सलूक वहाँ पे हो रहा है उसके बाद उन्हें सिवाय खुदकुशी के उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। ये इस पे हम कंटिन्यू रखते हैं, एक वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। हम सिंध में जो सेहत की मजबूरी सूरत हाल है उस पर बात कर रहे हैं सेहत से मुताल्लिक़ तजर्बेकार रिपोर्टर वक़ार भट्टी साहब से। अभी हम हेपेटाइटिस सी का जिक्र कर रहे थे और आप ही ने ये ख़बर दी थी कि WHO और जो महकमा सेहत है उसके तावन से जो सर्वे हुआ था 29 अजला में सिंध में, उसका ये आदाद शुमार है कि हेपेटाइटिस सी बढ़ा है, लेकिन हेपेटाइटिस बी इस पूरे अरसे में कम भी हुआ है, 2.5% से ऑलमोस्ट 1% पे आ गया है। एक और चीज़ जो हम सहाफ़ियों में ख़राबी होती है वो ये होती है कि एक बहुत बड़ी जब ख़बर आ जाती है तो हम उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन फिर उसका फॉलो अप नहीं करते, इसलिए कि और जो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो अचानक मुझे आपसे बात करते हुए याद आया कि वो जो रत्तो डेरो के इलाक़े में एक बहुत बड़ी हाहाकार मची थी, एक HIV पॉजिटिव की एक वबाई सूरत हाल और नेगलिजेंस की एक दरख्शंदा मिसाल के तौर पे, हमने फिर उसका फॉलो अप नहीं किया। तो वहाँ हालात अब काबू में आए HIV के या क्या हुआ? जी देखें, ये भी आपने एक अहम मौजू की तरफ इशारा किया है। HIV के हवाले से, रत्तो डेरे के हवाले से इस वक्त
महकमा सेहत सिंध की दरख्वास्त पर वहाँ पर एक रिव्यू चल रहा है जिसमें आलमी इदारों के लोगों से, एक्सपर्ट से, पाकिस्तानी एक्सपर्ट से जो है वो रिव्यू कर रहे हैं कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं आपको फ़िगर तो नहीं दे सकता, लेकिन इस वक्त रत्तो डेरों में कंटिन्यूसली बच्चों में केसेस सामने आ रहे हैं और वो जो शरह है वो इतनी बुलंद है जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। कंटिन्यूसली केसेस आ रहे हैं सामने। इस वजह से महकमा सेहत के अफसरान भी परेशान है, UNAIDS भी परेशान है, UNDP। अच्छा, ये जो आपने जुमला कहा है ना, इससे बड़ी खौफ फैल जाता है इस तरह के जुमलों से कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप परसेंटेज कोई आपको अगर अंदाज़ा हो बता दें तो उससे जो हमारा सुनने वाला या देखने वाला है उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि बुलंद तरीन शरह से आपकी क्या मुराद है। देखें, पाकिस्तान में पहले जो HIV था वो की पॉपुलेशंस में था। की पॉपुलेशन से मुराद ये है कि जो इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स हैं या कोई सेक्सुअल ग्रुप्स हैं उनमें 5% से अगर बढ़ जाए तो वो कहते हैं कि ये एक आउटब्रेक है और ये निकल के जनरल पॉपुलेशन में जा रहा है। ठीक है, 5% एक थ्रेशोल्ड है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रत्तो डेरों में जो सिचुएशन है ना वो इससे दुगनी है तकरीबन, यानी हम 10-11% देते। हाँ, मतलब तकरीबन जो है इस आज के दिन में और ये जो है ये आम लोगों में, मतलब ये मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि ये नॉन वर्टिकल ट्रांसमिशन है। माँ और बाप दोनों जो है वो नेगेटिव हैं, उनका बच्चा जो है वो उसमें जो है आपको HIV नज़र आ रहा है। ये बहुत अलार्मिंग है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने कहा था कि हमने सारे कोएक्स को बंद कर दिया है, खून जो है वो अब स्क्रीन ब्लड वहाँ पे सप्लाई हो रहा है। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक क्या, बल्कि सिंध हुकूमत के अपने अफसरान के लेटर्स मौजूद हैं, उन्होंने जो वार्निंग्स जारी की हैं, वहाँ पर कोएक्स दोबारा आ चुके हैं। यही जिन चीज़ों से रोका गया था वो दोबारा शुरू हो चुकी हैं। सारा मसला उसी तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हाई रिस्क पॉपुलेशंस में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे फैल रही है। तो दुनिया जहान का जो रिस्क फैक्टर्स है, वजह हो सकती है, वो वजह हो सकती है, वो हमें वहाँ पे नज़र आ रही है। ना सिर्फ वहाँ पर बल्कि पूरे पाकिस्तान में। लेकिन सरकार को भी तो नज़र आ रही होगी ना, अगर आपको नज़र आ रही है। सरकार को देखें नज़र तो आ रहा है क्योंकि वो उन्होंने रिव्यू करवाया है। ख़ास तौर पे मैं इस पर क्रेडिट दूंगा जो CDC के एडिशनल डायरेक्टर हैं इरशाद काज़मी, डॉक्टर इरशाद काज़मी। वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड आदमी है। मुझे लगता नहीं है कि वो इस सीट पे रह पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनको हटाने की कोशिशें वैसे जारी हो चुकी हैं, उनके खिलाफ जो है वो जाली खबरें लगवा रहे हैं मकामी प्रेस में। तो वैसे तो ये नज़र आ रहा है इसके ऊपर कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बरसबील तस्करा मैं आपको ये बता दूँ कि ये सिचुएशन सिर्फ यहाँ पर रत्तो डेरों में नहीं है, ये पूरे मुल्क में। मैं भी 1-2 दिन में खबर देने वाला हूँ, इस्लामाबाद में सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हो चुकी है HIV की। अच्छा। HIV की, उसका मैं हिंट आपको दे दूँ कि HIV जो इस्लामाबाद में वो अपर क्लास के हाईली एजुकेटेड जो हमारे लड़के और लड़कियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे अशराफिया में बढ़ना शुरू हो गया है वहाँ पर। सेकेंडली, ये जो नॉन वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है बच्चों में, यानी कि माँ और बाप दोनों नेगेटिव है और बच्चा उनका पॉजिटिव है, ये पंजाब में हमें केसेस नजर आना शुरू हो गए हैं। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो इसके केसेस छुपा रहा है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त 7 से 8 केसेस तो सिर्फ इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुए हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि माँ बाप अगर दोनों नेगेटिव हैं तो बच्चा पॉजिटिव आ जाए? देखिए, ये होता है कि अगर बच्चा किसी हेल्थ फैसिलिटी में गया है, हाँ, और वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, वहाँ पे उसको इंजेक्शन लगा है। अच्छा, ये कहाँ से आएगा? HIV तो किसी इंसान से मुंतकिल होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो गलत प्रैक्टिस है, मुझे इंजेक्शन लगाया गया, फिर वो इंजेक्शन जो है वही सिरिंज जो है वो दूसरे बच्चे पे इस्तेमाल हुई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, ऑन स्क्रीन ब्लड जो है। सिंध के हवाले से मैं आपको बता दूं, सिंध में 169 ब्लड बैंक इस वक्त रजिस्टर्ड हैं और उनमें से 10 ऐसे हैं जिनके ब्लड पे स्क्रीनिंग पे आप रिलाई कर सकते हैं। हालांकि सिंध में बाकायदा सख्त लॉ है, सख्त कि जी 100% स्क्रीन होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन आप लॉ था, और लेकिन उससे पहले ये हमेशा से सिंध के अंदर मेरे ख्याल में जब 2000 के शुरू से ही ये चल रहा है कि बेशतर जो गली मोहल्लों के ब्लड बैंक हैं वहाँ स्क्रीनिंग नहीं होती। देखिए, जब आप इतना बड़ा नंबर होगा 170 के करीब आपने ब्लड बैंक को अलाउ किया हुआ है अंदरूने सिंध में, इस जुमले पे मुझे माफ़ कीजिएगा,
कराची के अलावा, इवन कराची में लियारी में आप चले जाएं और सबर्ब्स में चले जाएं, यहाँ पे ऐसे ब्लड बैंक्स हैं जो कि एक एक कमरे के अंदर खुले हुए हैं, उनको स्क्रीनिंग का अलिफ से बे नहीं मालूम। यही सिंध के दीगर शहरों में ये सूरत हाल है। और आप रिलाय कर सकते हैं सिर्फ 8 से 10 बड़े ब्लड बैंक्स जो कि सिर्फ कराची में काम कर रहे हैं, जो बड़े अस्पतालों के हैं। उसके अलावा ये महकमा सेहत के अफसरान ये ख़ुद अगर ये इतने श्योर हैं तो ये किसी ऐसे ब्लड बैंक से खून लगवा के दिखा दें या अपने किसी अजीज़ को लगवा के दिखा दें। एक स्क्रीनिंग किट से कितना स्क्रीन हो सकता है? देखिए, मैं टेक्निकलिटीज़ को नहीं जानता, लेकिन जो स्क्रीनिंग है वो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे हमारे इंडस अस्पताल है, इसके पास एक फैसिलिटी है नेट टेस्टिंग कहलाती है, न्यूक्लियर एसिड टेस्टिंग कहलाती है। ये बहुत आगे की टेक्निक है जिससे कि बहुत ज़्यादा इंश्योर किया जाता है कि ब्लड में किसी तरह के ऐसे पैथोजेंस ना हो जो कि जो रेसिपिएंट को लगें। तो जो सबसे बेहतरीन जो स्क्रीनिंग है वो उस वक्त इंडस हॉस्पिटल में है, वहाँ पे नेट टेस्टिंग होती है। AKU की टेस्टिंग बहुत अच्छी है। कुछ और छोटे ब्लड बैंक्स हैं कराची में, उनकी टेस्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ जो ज़्यादातर ये जो मैं कह रहा हूँ कि सब स्टैंडर्ड ब्लड बैंक्स हैं, ये सब स्टैंडर्ड किट्स इस्तेमाल करते हैं और वो सिंगल टाइम किट्स होती हैं जो कि बहुत दफ़ा फॉल्स नेगेटिव वो देती हैं, रिजल्ट्स देती हैं। और वो ऐसा ब्लड होता है जिसकी वजह से हमारे जो थैलेसीमिया के और हीमोफीलिया के बच्चे, उनमें बहुत तेज़ी से वो हेपेटाइटिस C और HIV मुब्तला हो रहे हैं। ये ठीक है, दिस इज़ अनएंडिंग, लेकिन प्रोग्राम इज़ अबाउट टू एंड। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आते हैं और जो हकीकी पिक्चर है जो कि अक्सर ज़ाहिर रोज़ी तो नहीं होती, लेकिन क्या करें। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।